आपने घर में अपने फैमिली को यदि आप दोषारोपण दे रहे कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, तो इट इज़ योर डिमेरिट, आपका ये कमी है, गलत। जितना कमी है, घर में देखते होंगे जिसके घर में 4 बहू है, खूब लड़ाई होता है, वो काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, तो लास्ट में जो उसका जो प्रबंध जो करती है उसकी मदर इन लॉ, वो काम को बांट देती है, सुबह का खाना तुम बनाएगी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का सिद्धांत। प्रबंध का सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग 2 सिद्धांत पर डिस्कस करेंगे, एक हेनरी फ्योल का और एक पढ़ेंगे आगे जाकर के FW टेलर का। तो हम लोग आज डिस्कस करें हेनरी फ्योल बाबा के बारे में, ठीक है। ये वाकई में बाबा है, इनका फोटो भी हम आपको दिखाई दे ना, एक बार फिर से पुनः इस बाबा को याद करते हुए, ठीक है। हेनरी फ्योल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। डेट के साथ बोलेंगे 29 जुलाई 1841 को, है ना। हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस, कहाँ पर? फ्रांस के कौन टोला में बताए थे अभी जी? कॉन्स्टेंटिनोपल के जगह पर इनका जन्म फ्रांस में हुआ और 1841 में हुआ। और इन्होंने प्रबंध के बारे में यानी मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने खान इंजीनियर यानी माइनिंग इंजीनियरिंग किया और वहीं पर उस पद पर इन्होंने नौकरी लिया। क्या लिया? नौकरी। और वो प्रबंध करते करते नौकरी लेते लेते वहीं पर मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गए, वहीं पर प्रबंध निदेशक भी बन गए। क्या बन गए? प्रबंध निदेशक। इनका बहुत वाहवाही हुआ, बड़ी नाम कमाए कि भैया आदमी हो, प्रबंध हो, यदि किसी के पास कार्य कराने की क्षमता है तो हेनरी फ्योल बाबा के पास है और किसी के पास नहीं है। यानी उन्होंने उस खान इंजीनियरिंग जब वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो उन्होंने ये साबित किया, प्रूव दैट किया कि कम समय में, कम लागत में, कम लेबर मजदूर में हम कैसे काम को बेहतर कर सकते हैं। उसी को प्रबंध कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? प्रबंध। यानी आपके पास जो है, जैसा है, उसी में आप खुश रहो और उसी में आप हाउ विल यू मैनेज, आप कैसे इसको प्रबंध कर सकते हैं। आप यदि आपने घर में अपने फैमिली को यदि आप दोषारोपण दे रहे कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, तो इट इज़ योर डिमेरिट, आपका ये कमी है, गलत। जितना कमी है, जितना नहीं है, जितना समस्या है, उतना ज़्यादा आपको प्रबंध करना उतना अच्छा आना चाहिए। यदि आपका मैनेजमेंट लेवल बहुत अच्छा है तो आपकी ये सब छोटी छोटी कमियाँ कोई मायने नहीं रखता है कि आपके पास एसी नहीं है, बंगला नहीं है, कार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रबंध करने आना चाहिए, मैनेजमेंट करना आना चाहिए। यदि आपके पास 2 ही कपड़ा है तो हम उस 2 कपड़े को कैसे साफ सुथरा करके बढ़िया से आयरन करके हम पहन लें। कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास 10 कपड़े हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा बुक हो, बहुत सारा कॉपी हो, बहुत सारा फैसिलिटी है तभी आप पढ़ सकते हैं। नहीं, आपके पास यदि बुक नहीं है तो आप पड़ोसी से मांग के लेके जो आप पढ़ने में मज़ा आता है वो अपना बुक में नहीं। यदि हम आपसे बुक मांग कर लाए हैं और वो बोल दिया दोस्त, बाबू कल आपको बुक लौटा देना है, तो ये आपकी एक जज्बा होगी कि भैया हमको कल बुक लौटाना है, आज इस बुक से जितना मन उतना पढ़ लेते हैं, जितना मन उतना क्या करते हैं, लिख लेते हैं या फोटो कॉपी कर लेते हैं या मोबाइल से फोटो क्लिक करके हम रख लेते हैं। हम तो यही मानते हैं कि जितना ज़्यादा समस्या होगा आपका प्रबंध करने का क्षमता उतना ही स्ट्रांग होगा। और जिस व्यक्ति में प्रबंध करने का क्षमता जितना अच्छा होगा वो दुनिया में कभी भी किसी भी क्षेत्र में उसको लॉस नहीं होगा, एवरेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा प्रॉफिट होगा। सिर्फ उसको प्रबंध करने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रबंध, मैनेजमेंट आना चाहिए। तो उन्होंने भी ऐसा वहाँ पर प्रबंध किया कि उन्होंने प्रबंध जब निदेशक बने तो इनको यानी हेनरी फ्योल बाबा को सामान्य प्रबंध का पिता, जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का फादर कहा गया। इतना अच्छा, कम समय में, कम लागत में, कम लेबर में, कम मजदूर में, यानी उस संस्था को क्या दिए? बहुत प्रॉफिट दिए। क्या दिए? प्रॉफिट। तो उन्होंने वहीं पर प्रबंध निदेशक बने और उन्होंने एक किताब लिख दिया जो मैं प्रीवियस क्लास में भी आपको बताई। क्या किताब का नाम था? जनरल इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट। उन्होंने एक किताब लिख दिया। उनका जो किताब आया था वो कब आया था? 1916 में। और उसी किताब को ट्रांसफर करके कब उन्होंने 1949 में इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया और तब से उनको कहा जाने लगा प्रबंध के पिता, प्रबंध के पिता। और इन्होंने 14 सिद्धांतों का वर्णन दिया। बोला यदि आपको प्रबंध करना है किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कारखाना, किसी भी कहीं पर भी, तो आपको 14 को सिद्धांत का इन्होंने दिया, जो इससे पहले भी हम पढ़े। 14 सिद्धांत में पहला सिद्धांत क्या है? कार्य के विभाजन का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? कार्य विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले यदि हम प्रबंधक हैं, हम मैनेजमेंट हैं, हमको मैनेजमेंट करना आता है, तो सबसे पहले काम को बांट दीजिए। क्या कीजिए? काम को बांट दीजिए। डिवीजन ऑफ वर्क, यानी यदि ये कैशियर है तो इसको कैश का काम दिया जाए,
ये बहुत अच्छा मिस्त्री है तो उसको मिस्त्री का काम किया दिया जाए, ये बहुत अच्छा इंजीनियर है तो इसको इंजीनियर का काम मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छा पेंटिंग जानती है तो इसको पेंटिंग का काम मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छा अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंटेंट का काम मिलना चाहिए। जो व्यक्ति जिस पद हिसाब के लायक है उसको वही कार्य दिया जाए तो वो कार्य वो रुचि से और बेहतर कर सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कहा कार्य के विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। बोला पहले काम को बांट दीजिए। अब हम बोले जी सब कोई को बोले काम को कर लेना, सब कोई कर रहा, नहीं, बांट दीजिए ना कि आप ये काम करिएगा व्यक्तिगत। तुम्हारा काम है ऑफिस में आना, पूरा सेटअप देना, आपका काम है कौन आए कौन नहीं आए, आप सुपरवाइजर, आप मैनेजर, आप अकाउंटेंट, आप स्टोर कीपर, ठीक है, आप वॉचमैन, आप टीचर, आप प्रोफेसर, सबको क्या कीजिए, अपने काम को क्या कीजिए, बांट दीजिए। ठीक है, वो अपना जिसको काम बांट दिए, आप लोग फटाफट अपना काम को क्या कीजिएगा। घर में देखते होंगे जिसके घर में 4 बहू है, खूब लड़ाई होता है, वो काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, तो लास्ट में जो उसका जो प्रबंध जो करती है उसकी मदर इन लॉ, वो काम को बांट देती है, सुबह का खाना तुम बनाएगी, शाम को खाना तुम बनाएगी, झाड़ू पोछा तुम लगाएगी। तो उससे क्या होता है, आप उसको पता चल गया कि भैया शाम को हमको काम करना है, सुबह उसको करना है, दोपहर में उसको करना है, तो अपना अपना काम को क्या हुआ, कर लीजिए। और यदि बोल दिया कि नहीं भैया काम करते रहो, तो पता चला कोई ज़्यादा, कोई कम, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा चल रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क। क्लियर है, कार्य के विभाजन का सिद्धांत, काम को कर्मचारी के हिसाब से बांट दीजिए। क्लियर है ना। दूसरा सिद्धांत है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अथॉरिटी मतलब उसका अधिकार उसको पता होना चाहिए। जैसे हम बलिंदर को बोल दिए भैया आपका अधिकार है किसको होमवर्क देना है, किसका क्या क्लासेस छूट गया, कितना चैनल में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किसका छूटा है, क्या करना है, किसको कौन छुट्टी पे चला गया, कौन फी दे रहा है, उसका इनका ये अधिकार है। और इनको हम उत्तरदायित्व भी दिए। अब आप समझिए, किसको फ्री में पढ़ा देना है, किससे पैसा लेना है, कि आप किसी को आप सेटिंग कर लिए नहीं ले रहे हैं पैसा, अब उनके साथ उनका लायबिलिटी भी है, यानी अधिकार भी है और क्या है, उत्तरदायित्व भी है। तो यदि पैसा कम आएगा ज़्यादा आएगा, हम हिसाब लेंगे, क्या हुआ जी इतना बच्चा पढ़ रहा है, इतना ही पैसा आया, क्यों आया, क्यों किस बच्चे को आप माफ़ किए, तो हाँ भाई इसके साथ ये समस्या है मैडम, इसका फी नहीं ले जाएगा, ओके आई एम एग्री, नहीं लेना है तो नहीं लेना। तो अधिकार और उत्तरदायित्व का भी सिद्धांत, यदि कोई कर्मचारी को अधिकार दिए हैं तो उसको उत्तरदायित्व भी दीजिए। उसमें बहुत अच्छा करता है तो बहुत बढ़िया, खराब किया तो भी उसको डांट फटकार लगेगा, भैया आपको ये काम मिला ऐसे क्यों हुआ। क्लियर है। तो दूसरे उन्होंने सिद्धांत क्या दिया, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत क्या है, तीसरा सिद्धांत क्या है बताइए, अनुशासन का सिद्धांत। तो अनुशासन का सिद्धांत क्या कहता है जरा बताइए। अनुशासन का सिद्धांत किसी भी कार्य को सफलता प्राप्त करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ये जिंदगी में भी आप अपने ऊपर उतार लीजिएगा, ये जो तीसरा सिद्धांत है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसके बिना तो जिंदगी में आप कभी भी कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते, इसकी फुल गारंटी। ये जिंदगी में आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप एक घर में हाउसवाइफ हो, आप किसी फैक्ट्री में कंपनी सेक्रेटेरिएट हो, आप कहीं सीए हो, आप कहीं लेफ्टिनेंट हो, कहीं आप मैनेजर हो, कहीं भी कुछ भी रहे, ये यदि आपके जीवन में नहीं है तो आप कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। इसको बोलते हैं अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। बोला कि इस सिद्धांत में क्या है कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए अनुशासन का होना अति आवश्यक है। किसी भी कार्य में, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ भी डिसिप्लिन, यदि आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ भी डिसिप्लिन, यदि आप कहीं पोस्ट पर बहुत बड़े पद पर हो वहाँ भी डिसिप्लिन। फ्योल के अनुसार अनुशासन का अर्थ मूल रूप से सिर्फ आज्ञा पालन करना नहीं होता है। गुड मॉर्निंग मैडम, सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने से आप बहुत अच्छे डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उस पर क्रियान्वयन कीजिए, मतलब जो हम काम दे रहे हैं उस कार्य को करिए, तब होता है डिसिप्लिन। शांति व्यवहार तथा कार्यरत कर्मचारियों के बीच अस्थायी ठहराव से है। फ्योल ने कुशल नेतृत्व, ठीक है, अपेक्षाकृत अधिक बल दिया, यह नेतृत्व अच्छा होगा। यानी डिसिप्लिन का मतलब आप हर एक कार्य में डिसिप्लिन, अनुशासन लाइए। सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोला, ये इसको डिसिप्लिन नहीं कहते हैं। डिसिप्लिन उसको कहते हैं जो होमवर्क दिया गया आप उसको करें, आपका जो टाइमिंग है क्लास आने का आप प्रॉपर टाइम से आए, आप अच्छे तरीके से व्यवहार किए, आप अच्छे तरीके से बात किए, जो हमने बोला जो हमने पढ़ाया आप उसको कार्य को किए, इसी को कहते हैं डिसिप्लिन। ना कि डिसिप्लिन कहते हैं सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोल दिए, दैट इज़ द नॉट डिसिप्लिन फुलफिल। ये पूरा डिसिप्लिन को फुलफिल नहीं करता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है ईमानदारी से अपने कार्यों को करना और अपनी ज़िंदगी में उतारना, उसको कहते हैं अनुशासन। यदि हमको पढ़ाना है तो यहाँ पर आकर सिर्फ हमको दिस दैट नहीं देना है, वाकई में पढ़ाना है। यदि इसका छूट रहा है तो क्यों छूट रहा है,
यदि नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं आया, ये भी मेरी ही जिम्मेदारी है। क्या समस्या है इसके साथ, क्यों नहीं इसको आ रहा है, वो भी जानना है। ये नहीं कि सिर्फ हम आए, पढ़ाएं और चले गए, किसी को समझ में आया नहीं आया, छूट गया, इससे मतलब नहीं। ये मैं भी कार्य कर रही हूँ तो पूरा हमको भी अनुशासन के सिद्धांत को फुलफिल करना होगा, अपने टाइम को 100% देना होगा। अनुशासन में तो सबसे पहला टाइम ही होता है। क्या होता है? टाइम। हर चीज़ को आप टाइम से करिए, टाइम से उठिए, टाइम से खाइए, टाइम से पढ़िए, टाइम से सोइए। टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम। समय ही सब कुछ है और इससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। समय आपको सब कुछ सिखा देगा। यदि आप समय का सही से सदुपयोग नहीं कीजिएगा तो यही समय आपको एक दिन बर्बाद कर देगा, और यही समय का यदि आप सही से यूटिलाइज कीजिएगा तो यही समय आपको आबाद कर देगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता आपको आबाद करने से। बस आप समय का सही वे में अनुशासन का प्रयोग किए हैं तो कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर है यहाँ तक? उस तरह आप कहीं भी कार्य करें तो आप टाइम का अनुशासन जरूर रखें। उसके बाद बोला आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यदि कोई मालिक, कोई वरीय पदाधिकारी यदि कोई आदेश देता है अपने कर्मचारियों को तो सभी को पालन करना चाहिए। यदि हम बोले होमवर्क बन जाना चाहिए, मतलब सबका बनना चाहिए। आदेश की एकता, यदि हम एक बार ऑर्डर दे दिए तो सबको वो चीज़ को फुलफिल करना चाहिए। क्लियर हो गए? इसी को बोलते हैं आदेश की एकता। इस साल हमको बहुत कंपनी को प्रॉफिट देना है तो चाहे वो निम्न अधिकारी हो या उच्च लेवल का अधिकारी हो, सबको मिल जाना है उस कार्य में। आदेश की एकता। यदि कप्तान बोल दिया तुम उधर फील्डिंग करो, आज हमको मैच जीतना है तो जीतना है, कप्तान जैसे ही डायरेक्शन दिया सारा जितना भी क्रिकेटर है, जितना भी बॉलर है, जितना भी विकेट कीपर, सब मूवमेंट तुरंत। मतलब समझिए आदेश की एकता। अपना दिमाग नहीं लगाना, जब वो आदेश दे दिया उसी पे काम करना, चाहे वो जो हो। क्लियर है? इसको बोलते हैं आदेश की एकता। निर्देश की एकता का सिद्धांत। आदेश का मतलब होता है ऑर्डर, जो हम बोल दिए करना है तो करना है, और निर्देश का मतलब होता है कि थोड़ा सा उसमें फ्लैक्चुएशन हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। निर्देश दिए देखिएगा ये काम को ऐसे हो जाना चाहिए, तो आप उसमें अपना भी थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा सकते हैं, 19-20 कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? कार्य प्रणाली में नेक्स्ट है व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों का सिद्धांत। हेनरी फ्योल का कहना है कि जब आप प्रबंधक हैं और प्रबंध निदेशक हैं तो किसी व्यक्तिगत उद्देश्य को मत देखिए। ये यदि बोल दी कि नहीं आज हम क्लास नहीं करेंगे, मेरा सर दर्द कर रहा है, तो इसके कारण हम पूरे क्लास का क्लास सस्पेंड कर दें, ये प्रबंध का काम नहीं है। यानी व्यक्तिगत हित को मत देखिए। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों का सिद्धांत, यानी जिसमें सबका हित है वही काम करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति विशेष के अनुसार काम या नियम कानून में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। इसलिए इसको बोला गया है कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों का सिद्धांत। जनरल जो सबके लिए लागू होता है वो सबके लिए लागू होता है। बात समझ में आ गया? किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार काम नहीं होगा। क्लियर है? सामान्य हितों की अपेक्षा। जैसे बोला जाता है ना कि यदि तालाब में एक मछली के कारण पूरा मछली खराब हो रहा हो तो इससे बेहतर है कि सब मछली को बचा लिया जाए और एक मछली को उठाकर फेंक दिया जाए, है नहीं? ये तो एक मछली के कारण क्या होगा, पूरा तालाब का मछली क्या होगा, खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि एक मछली को यदि फेंकने से पूरा तालाब का मछली बच जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि एक मछली को उठा करके फेंक दिया जाए। यही सिद्धांत का मतलब निकल रहा है। बात समझ में आ गया? समान, जिसमें सबका हित हो वही काम किया जाए, व्यक्तिगत नहीं देखना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों की पारिश्रमिक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब बहुत हो गया काम लेने का बात, काम करवाने का बात, ठीक है। सबसे पहले रुपया कर्मचारी को पैसा, रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी, वेजेस, जो भी हम कर्मचारी को काम करेंगे, काम बहुत मन से कर रहा है, दिल से कर रहा है, तो उसको चाहिए क्या, पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए, हाँ ना, बोलिए। तो पारस्परिक का सिद्धांत का मतलब होता है उसका रेमुनरेशन क्या मिलना चाहिए। यदि वो बहुत काम कर रहा है, 8 घंटा काम कर रहा है तो 8 घंटा के हिसाब से मिलेगा, 10 घंटा काम कर रहा तो मिलेगा। अब मान लो सभी कर्मचारी 8 घंटा काम कर रहे हैं, सभी कर्मचारी 8 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 8 घंटा में ये बहुत काम कर रहे हैं, आप कम काम कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहा है उसका तो मनोबल गिर जाएगा कि भैया हम क्यों करें, देख रहे हैं हम भी उतना ही काम कर रहे हैं, भी उतना ही काम कर रहे हैं, मैडम पैसा दोनों को बराबर दे रही है और इसको लग रहा है कि हम काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो हेनरी फ्योल का कहना है कि ये ज़्यादा काम करे तो इसको पारिश्रमिक बोनस मिलना चाहिए ना ज़्यादा, तब ना उसको कंपटीशन आएगा। अरे वो ज़्यादा काम किया तो उसको ज़्यादा, तो उसका भी क्या होगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय।
कर्मचारियों को जिस काम के बदले में कुछ अच्छा ऐसा पैकेज सैलरी मिले ताकि वो खुश होकर के काम को कर सके। क्लियर है, हाँ ना बोलिए। 7 नंबर पॉइंट तक अभी इसको रखते हैं, फिर से इसको समझाते हैं, याद करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर पॉइंट क्या है, अभी इसको चलते हैं। 8 नंबर पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण का सिद्धांत। हेनरी फ्योल का यहाँ ये भी कहना है कि आप अपने कर्मचारी से काम कहाँ लीजिएगा, ये पहले क्लियर कर लीजिए। यदि हम आपको रामगढ़ के लिए एम्प्लॉय बनाए हैं तो सिर्फ रामगढ़ में काम लेंगे, और हम आपको एम्प्लॉय पूरे यूनिवर्सल के लिए पूरे कहीं भी भेज सकते हैं भाई, रामगढ़, रांची, ठीक है, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, फ्रांस, जापान, कहीं भी भेज सकते हैं। तो आप पहले ही बता दीजिए, वो माइंडसेट रहेगा कि मेरा इसी तरह का नौकरी है। अब हम नौकरी पे इसको रख लिए, अब कल बोले बाबू आज चले जाना थोड़ा सा कोडरमा, परसों चले जाना थोड़ा सा यूपी, तो बोलेगा मैडम आप बोले कि यहाँ काम करना, कभी यहाँ भेज देते हैं, कभी वहाँ भेज देते हैं, मेरा भी फैमिली है, मेरा भी परिवार है। आप पहले ही जॉब से पहले ही बता देते कि हाँ भैया काम आपको इसी स्थान पर करना है कि आपको बाहर बाहर भी जाना है। इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। काम एक ही जगह पर होगा मैडम कि काम मूवमेंट में घूम घूम कर होगा, कैसा कार्य करना है ये भी आप हमको पहले ही बता दीजिए। क्लियर है, हाँ या ना बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर। 9 नंबर के लिए तो हम बोर्ड पे जाएंगे, ये VVI पॉइंट है, VVI, इसको बोलते हैं सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन। इसका एक बनाएंगे हम बहुत बेहतर, उसके बाद इसको समझाएंगे सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। ये 1 2 3 4 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी और पहल करने की क्षमता।